डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण। आज हम इल्तुतमिश के विषय पर चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता और अपने पराक्रम और स्वामी भक्ति से ऐबक का विश्वास प्राप्त कर लिया और धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ने लगा। इल्तुतमिश जो था वो अपने स्वामी से अपने पराक्रम के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर ऐबक का विश्वास हासिल कर लिया। धीरे धीरे वो निरंतर आगे बढ़ने लगा। प्रारंभ से उसे जानदार पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद अमीर ए शिकार बनाया गया। 1205 ईस्वी में जब गोरी ने पंजाब के खोखरी के विरुद्ध अभियान किया था, उसमें इल्तुतमिश ने असाधारण पराक्रम का परिचय दिया था, जिससे प्रसन्न होकर गोरी ने ऐबक को उसके साथ अच्छा व्यवहार करने तथा बंधन से मुक्त करने को कहा। जब ऐबक ने ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो इल्तुतमिश को वहां का दुर्ग रक्षक नियुक्त किया गया। कुछ दिनों के बाद ही ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया और बाद में उसे बदायूं का हाकिम नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उसने गढ़वाल राजपूतों का दमन किया और अपनी रण निपुणता के लिए ख्याति अर्जित की। ऐबक की मृत्यु के बाद जब लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान बना दिया तो दिल्ली के तुर्क अमीरों ने अली इस्माइल के माध्यम से इल्तुतमिश को दिल्ली आकर सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद इल्तुतमिश वहाँ का शासक बन गया और आराम शाह को परास्त करके अपने सुल्तान पद को और मजबूत और सुदृढ़ बना दिया। ऐसा नहीं था कि उसे सब कुछ आसानी से प्राप्त हो गया। इल्तुतमिश सुल्तान तो बन गया, परंतु उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ एवं समस्याएं आ खड़ी हुई। जो समस्याएं मुख्य रूप से थी वो तुर्क अमीरों की समस्या थी। तुर्क अमीरों की एक बड़ी समस्या ये थी, ऐबक को भारत में नवस्थापित तुर्क राज्य को संगठित करने का समय नहीं मिल पाया था। ऐबक को ये सब चीज़ों करने का पूरा समय नहीं मिला था। अतः उसकी मृत्यु के बाद विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त तुर्क अमीर दिल्ली के सिंहासन को हथियाने अथवा अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के उधेड़-बुन में लगे हुए थे। बहुत से तुर्क सरदार जो गोरी और ऐबक के समय में इल्तुतमिश से कहीं अधिक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे, इल्तुतमिश को सुल्तान बना देने से वे सभी असंतुष्ट थे और किसी राजवंशीय सरदार को दिल्ली के सिंहासन पर बैठना देखना चाहते थे। इन तुर्क सरदारों की मांग भी थी कि प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर केवल तुर्क सरदारों को ही नियुक्त किया जाए और भारतीय मुसलमानों को ऊंचे पद नहीं दिए जाएं। सिंध और मुल्तान के सूबेदार कुबाचा ने ऐबक की मृत्यु के बाद अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया
और भटिंडा, सुरसती, कुहराम, लाहौर आदि क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। वह अपने आप को ऐबक का उत्तराधिकारी समझता था। गजनी के ताजुद्दीन एल्दौज ने भारतीय प्रदेशों पर पुनः गजनी का दावा प्रस्तुत किया और इल्तुतमिश को अपना सूबेदार मानते हुए उसके लिए राजकीय चिन्ह भिजवा दिए। परिस्थितियों की व्यवस्था को देखते हुए उस समय इल्तुतमिश ने अपमान सहन करके चिन्हों को स्वीकार करना पड़ा। ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल के अलीम मर्दान ने भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और उसने सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण की। बिहार के खलजी सरदार मलिक ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के सबसे मुख्य कठिनाई इन तुर्क सरदारों के परास्त करके उन्हें दिल्ली शासन के अंतर्गत लाना था। सेना का विश्वास प्राप्त करना था। दूसरी समस्या ये थी कि तुर्क सेना का विश्वास प्राप्त कैसे किया जाए। यह संयोग की बात है कि दिल्ली में तैनात तुर्क सेना जिस सेना नायक अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया था वह अब इल्तुतमिश का विरोधी बन गया था और तुर्क सेना अभी भी उसके नियंत्रण में ही थी। ये बहुत बड़ी समस्या इल्तुतमिश के सामने खड़ी थी। हिंदू सरदारों की समस्या थी। ऐबक के शासनकाल में बहुत से हिंदू सरदारों ने दिल्ली की अधीनता मानकर वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया था, परंतु जैसे ही ऐबक की मृत्यु के बाद उनमें से बहुत से सरदार विरोधी हो गए और कर भेजना बंद कर दिया। कई क्षेत्रों के सरदारों ने संगठित होकर अपने क्षेत्रों से तुर्क अधिकारियों को खदेड़ दिया। जालौर, रणथंभौर, ग्वालियर आदि क्षेत्र दिल्ली से स्वतंत्र हो गए। उनकी स्वतंत्रता दिल्ली के तुर्क राज्य के लिए गंभीर संकट थी। दुआब क्षेत्र में भी तुर्क शासक लड़ने लगा था। उत्तरी पश्चिम सीमा की समस्या थी। उत्तरी पश्चिम समस्या क्या थी? इल्तुतमिश के सामने उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा भी एक गंभीर चुनौती थी। मध्य एशिया की राजनीति में मंगोलों के प्रवेश से भारी उथल पुथल मची हुई थी। मंगोलों की ख्वाहिश के शाह को परास्त कर दिया था। ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन भागकर सिंधु तट पर आ पहुंचा और मंगोल नेता चंगेज खां उसका पीछा करता हुआ किसी भी समय भारत में प्रवेश कर सकता था। मंगोलों के संभावित आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाने की समस्या इल्तुतमिश के लिए अग्नि परीक्षा के समान थी। खोखरों की समस्या थी। झेलम और सिंध के मध्य आबाद लड़ाकू खोखरों की प्रारंभ से ही शत्रुता चली आ रही थी। खोखरों की शत्रुता के कारण उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा असुरक्षित प्रतीत हो रही थी, क्योंकि ख्वारिज्म के शाह ने खोखरों से मैत्री करके दिल्ली के अधीन वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था। दुर्बल राज अधिकार। इल्तुतमिश एक दास का दास था, अतः विशुद्ध तुर्क सरदारों की दृष्टि में उसका साम्राज्य पर अधिकार अनुचित बात थी और उसको सुल्तान मानने को कोई तैयार नहीं थे। इस्लाम कानून के हिसाब से भी इल्तुतमिश की स्थिति कमज़ोर थी और धार्मिक नेताओं का व्यवहार भी उसके पक्ष में नहीं था। अतः इल्तुतमिश के लिए अपने राज्याधिकार को सुदृढ़ बनाना अति आवश्यक कार्य था। इस प्रकार इल्तुतमिश के लिए दिल्ली सिंहासन फूलों की सेज सिद्ध नहीं हुआ। उसके सामने कठिनाइयों का अंबार था। दिल्ली सल्तनत की नींव भी सुदृढ़ और अस्थायी नहीं हो पाई थी, परंतु अवसरों के अनुकूल सिद्ध हुआ और अपनी योग्यता, पराक्रम और कूटनीति से समस्याओं पर विजय पाने में इल्तुतमिश सफल रहा। इल्तुतमिश विरोधी तुर्क अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश ने आराम शाह और निर्णायक विजय प्राप्त की। फिर भी बहुत से विरोधी तुर्क अमीरों ने उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने दिल्ली के समीप अपने सैनिक दस्ते एकत्रित कर दिए।
इल्तुतमिश ने इस सरदारों पर अचानक आक्रमण करके उनकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। अधिकांश विरोधियों की मौत के घाट उतार दिया। जो बच गए उन्हें इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली, और जिन लोगों ने उनकी अधीनता नहीं स्वीकार की उनका उन्होंने सफाया कर दिया। इसके बाद इल्तुतमिश ने बदायूं, अवध, वाराणसी तथा तराई के क्षेत्रों से तुर्क और हिंदू सरदारों का दमन करके उन्हें अपनी अधीनता मानने के लिए विवश कर दिया। तुर्क अमीरों के भावी विद्रोह को रोकने तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से इल्तुतमिश ने बड़ी कूटनीति से काम लिया। अपने प्रति निष्ठावान दासों का एक नया दल संगठित किया। चूंकि इसमें 40 लोग सम्मिलित किए गए थे, इसलिए इसे चरगान अथवा 40 दास अमीरों का दल कहा जाने लगा। इन लोगों को प्रशासन के मुख्य पदों पर नियुक्त किया गया। इन जो 40 लोगों का चयन किया इल्तुतमिश ने, उन लोगों को मुख्य पदों पर आसीन किया। चूंकि दल के सदस्यों की उन्नति इल्तुतमिश की कृपा पर निर्भर थी, अतः वे लोग हमेशा उसके प्रति निष्ठावान बने रहे। जब इल्तुतमिश सुल्तान बना ही था, जब गजनवी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज ने इसे गजनवी राज के अंतर्गत भारतीय प्रदेशों का शासक मानते हुए उसके लिए राजकीय चिन्ह भिजवाए थे। चूंकि उस समय इल्तुतमिश यल्दौज के शत्रुता मोल लेने की स्थिति में नहीं था, अतः उसने राजकीय चिन्ह को स्वीकार कर लिया, परंतु अपमान का प्रतिशोध लेने की ताक में वो हमेशा रहता था। उधर यल्दौज ने कुबाजा पर आक्रमण करके लाहौर तथा पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया। इल्तुतमिश ने इस अवसर पर तटस्थता की नीति अपनाई और अवसर पाकर सुरसती, कुहराम और भटिंडा पर अपना अधिकार जमा लिया। 1215 ईस्वी में ख्वारिज्म के शाह से यल्दौज को परास्त करके गजनी से खदेड़ दिया। यल्दौज लाहौर भाग आया और उन्हें थानेश्वर तक पंजाब पर अधिकार जमा लिया। उसका जो इरादा था वो दिल्ली पर आक्रमण करने का था, अतः इल्तुतमिश ने आगे बढ़कर उसका सामना करने का निश्चय किया। तराइन के ऐतिहासिक मैदान पर दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें यल्दौज पराजित हो गया। यह जो युद्ध हुआ उसमें यल्दौज को इल्तुतमिश ने पराजित कर दिया। तराइन के ऐतिहासिक मैदान पर दोनों पक्षों का जो घमासान युद्ध हुआ उसमें पराजित होने के बाद उसको बंदी बना लिया गया। कुछ दिनों बाद यल्दौज का वध कर दिया गया। इस विजय से इल्तुतमिश को दोहरा लाभ हुआ। एक, उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और सिंहासन का दावेदार समाप्त हो गया। दूसरा, भारत में मुस्लिम राज्य गजनी के प्रभुत्व से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। नसरुद्दीन कुबाचा गोरी का एक दास था। ऐबक की भांति उसने भी अपने स्वामी की सेवा की और गोरी ने उसे तुच्छ सूबेदार नियुक्त किया था। कुबाचा ने अपनी योग्यता तथा पराक्रम से मुल्तान तथा समस्त सिंध प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसने सुल्तान ऐबक की 2 पुत्रियों से विवाह भी किया था और ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐबक की मृत्यु के बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके राज्य चिन्ह प्राप्त कर लिया। इल्तुतमिश के लिए यह प्रबल प्रतिद्वंदी था। गजनवी के शासक यल्दौज ने उसके लाहौर छीन लिया, परंतु जब यल्दौज इल्तुतमिश के हाथों पराजित हो गया तो स्थिति का लाभ उठाकर कुबाचा ने लाहौर पर पुनः अधिकार जमा लिया। 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश के कुबाचा पर आक्रमण करके उससे लाहौर छीन लिया। पराजित कुबाचा ने उस समय इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर लिए थे और वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया। उसकी अधीनता को स्वीकार करने के बाद वार्षिक कर इल्तुतमिश को देने का वादा किया, वचन दिया। फिर भी कुबाचा एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करता रहा और इल्तुतमिश को भी उससे भय बना रहा। इस बीच चंगेज खान से पराजित होकर ख्वारिज्म और जलालुद्दीन मगरबर्नी भागकर पंजाब आ पहुंचा। उसने कुबाचा के राज्य में
लूट मार करके भारी क्षति पहुंचाई। उधर मंगोलों ने मुल्तान से लूट कर उसको क्षति पहुंचाई। जलालुद्दीन और मंगोलों की वापसी के बाद इल्तुतमिश ने कुवाचा की कमजोर स्थिति का लाभ उठाते हुए एक और उच्च और मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। कुवाचा निराश हो गया, उसने भागकर सिंध के दुर्ग में आश्रय लिया। मुल्तान पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। इसके बाद सेना नायक जुनैदी ने भौर का घेरा डालने का काम सौंपा गया। 2 मास की घेराबंदी ने कुवाचा की स्थिति को दयनीय बना दिया। उसने संधि की याचना की, परंतु इल्तुतमिश ने बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा। इससे कुवाचा को संदेह उत्पन्न हो गया और वह एक नाव में बैठकर वहां से भाग निकला, परंतु उसकी नाव डुबो दी गई और कुवाचा का अंत हो गया। इस प्रकार इल्तुतमिश अपने दूसरे प्रतिद्वंदी से भी छुटकारा ले लिया। सिंध, उच्च, मुल्तान तथा पंजाब जैसे विस्तृत क्षेत्र पर उसका अधिकार हो गया। इससे दिल्ली सल्तनत की शक्ति और साधनों का विकास हुआ। इल्तुतमिश के सामने मंगोल आक्रमण का भयंकर संकट आ खड़ा हुआ था, जिसे उसने अपनी कूटनीतिक प्रतिभा के द्वारा दूर करने में सफलता प्राप्त की। मध्य एशिया के रेगिस्तान में बसने वाली मंगोल जाति के चंगेज खान को संगठित करके चीन, तुर्किस्तान, इराक, मध्य एशिया और फारस को पदाक्रांत करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इतिहासकारों के विवरणों से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा पता चलता है कि मंगोलों में भयानक बर्बरता तथा रक्त पिपासा विद्यमान थी। चंगेज की मंगोल सेना के सामने ख्वारिज्म का शक्तिशाली साम्राज्य भी ध्वस्त हो गया। खारिज्म का शाह कैस्पियन सागर की तरफ भाग गया और उसका युवराज जलालुद्दीन मंगरबर्नी भारत की ओर चला आया। युवराज का पीछा करते हुए मंगोल भी भारत आधम के। जलालुद्दीन के कुवाचा के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और बाद में पंजाब के खोखरों से मित्रता करके पंजाब में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उसने इल्तुतमिश की सेवा में अपना राजदूत भेजकर मंगोलों के विरुद्ध सैनिक सहायता की अपील की। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश की धार्मिक भावनाओं को उभारने का प्रयास किया। इल्तुतमिश के सामने दुविधापूर्ण स्थिति आ खड़ी हुई। वह स्वधर्मी शरणार्थी युवराज को सहायता देने में मुस्लिम जगत में उसकी बदनामी होना निश्चित था, परंतु सहायता देने का अर्थ था बर्बर चंगेज खान को दिल्ली पर आक्रमण के लिए भड़काना, क्योंकि चंगेज खां एक तटस्थ तथा राज्य पर आक्रमण नहीं करना चाहता था और इसलिए अभी तक उसने सिंधु नदी को पार नहीं किया था। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश कूटनीतिक सूझबूझ से काम लिया और विनम्रतापूर्वक जलालुद्दीन को कहला भेजा कि भारत की गर्म जलवायु आपके निवास के अनुकूल नहीं है, अतः आप पंजाब खाली करके वापस लौट जाएं। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने भावी युद्ध की संभावना को ध्यान में रखते हुए जोर शोर से सैनिकों की संख्या बढ़ानी और उसकी तैयारी शुरू कर दी। जलालुद्दीन ने संपूर्ण स्थिति को परख कर इल्तुतमिश से टकराना उचित नहीं समझा और कुवाचा के राज से लूट मार कर के 1224 ईस्वी में पारस की तरफ भाग गया। उसके लौटते ही मंगोलों ने भारत छोड़ दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के विनाश से बचा लिया। कुवाचा की शक्ति के कमजोर हो जाने से उसे अपने राज्य का विस्तार करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल का सूबेदार अली मर्दान एक स्वतंत्र शासक बन बैठा और उसने दिल्ली को वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया। उसने सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। अपनी सत्ता को मजबूत बनाने की दृष्टि से उसने अनेक खलजी सरदारों को क्रूरता के साथ दमन किया और बहुतों को मौत के घाट उतार दिया। परिणाम स्वरूप अधिकांश खलजी सरदार उसके शत्रु बन गए और 2 वर्ष के भीतर ही उन्होंने अली मर्दन का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने हिसामुद्दीन इवाज को अपना शासक बनाया। इवाज ने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। इवाज ने बिहार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कायम किया। इसके बाद उसने पड़ोसी राज्यों जाजनगर, तिरहुत,
कामरूप के विरुद्ध अभियान किए। इन विजयों में उसकी स्थिति सुदृढ़ हो गई और उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। इल्तुतमिश प्रारंभ से पूर्व भारत पर निगाहें रखे हुए था, परंतु उत्तर पश्चिम सीमांत संकट के कारण कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। चंगेज खान की वापसी से राहत मिलते ही उसने एक शक्तिशाली सेना के साथ पूर्व की ओर अभियान किया। बिना किसी प्रतिरोध के दक्षिण बिहार पर उसने अधिकार कर लिया। इसके बाद वह बंगाल की तरफ बढ़ा। यद्यपि युवाज के युद्ध की तैयारियों कर रखी थी, परंतु ठीक समय पर उसने अपना निर्णय बदल दिया और इल्तुतमिश के साथ संधि कर ली। संधि के अनुसार युवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। बिहार का क्षेत्र इल्तुतमिश को सौंप दिया गया, वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया और स्वतंत्र शासक के राजकीय चिन्हों और उपाधियों को भी उसने त्याग दिया। इससे संतुष्ट होकर सुल्तान इल्तुतमिश वापस लौट गया। लौटते समय वह मलिक जानी की बिहार का सूबेदार नियुक्त कर गया, परंतु इल्तुतमिश के लौटते ही युवाज ने फिर बिहार पर आक्रमण कर दिया और मलिक जानी को खदेड़कर बिहार को पुनः अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इससे क्रोधित होकर इल्तुतमिश ने अपने लड़के नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को, जो कि अवध का सूबेदार भी था, युवाज के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। महमूद शाह एक योग्य पराक्रमी युवक सेनानायक था और अवध के हिंदू सरदारों का दमन करके काफ़ी यश कमाया था। 1226 ईस्वी में जब युवाज पूर्व की ओर किसी अन्य युद्ध में उलझा हुआ था, नसरुद्दीन मोहम्मद ने अचानक तेजी के साथ युवाज की राजधानी लखनौती पर आक्रमण कर उस पर अधिकार जमा लिया। युवाज ने पलट कर नसरुद्दीन पर आक्रमण किया, परंतु वह युद्ध में मारा गया और बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। इल्तुतमिश ने बंगाल का शासन भी महमूद को सौंप दिया, परंतु 1229 में अचानक इस प्रतिभान राजकुमार महमूद की मृत्यु हो गई और खिलजी सरदारों ने बंगाल में विद्रोह का झंडा फहरा दिया। उनमें एक मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का बंगाल का सुल्तान बैठा था। अतः 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पुनः बंगाल पर अभियान करना पड़ा। युद्ध में बल्का मारा गया और बंगाल पर पुनः दिल्ली का शासन कायम हो गया। मलिक जानी को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करके सुल्तान पुनः वापस लौट गया। ख्वारिज्म का जलालुद्दीन मगरवाजी पंजाब से वापस लौटते समय सैफुद्दीन कारगिल को पश्चिम पंजाब में अपना अधिकारी नियुक्त कर गया था। सैफुद्दीन ने पंजाब के खोखरों से मैत्री करके अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ इल्तुतमिश कुबाचा में पंजाब का अधिकांश क्षेत्र जीत लिया था, परंतु सैफुद्दीन और खोखरों के लूट मार तथा धाओं से पंजाब में अव्यवस्था फैल गई थी। अतः इल्तुतमिश इसका दमन करने के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजी। डॉक्टर पांडे ने लिखा है कि भयंकर संघर्ष के बाद खोखरों का दमन कर दिया गया और सियालकोट, जालंधर तथा नंदना के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। खोखरों पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से इन क्षेत्रों पर नई सैनिक चौकियां कायम की गई। नसरुद्दीन एतिगीन के नंदना में नियुक्त किया गया। खोखरों के गांव तुर्क अमीरों को जागीर में दे दिए गए। इससे शांति और व्यवस्था अच्छे से कायम हो गई। राजपूत और हिंदू शासकों के साथ उसका जो युद्ध हुआ, गोरी की मृत्यु के बाद राजपूत एवं हिंदी शासक पुनः शक्तिशाली बन बैठे, क्योंकि ऐबक को अपने अल्प शासन काल में उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने का समय नहीं मिल पाया। इल्तुतमिश भी 1225 ईस्वी तक विभिन्न समस्याओं में फंसा रहा, परंतु इसके बाद उसने अनेक राज्यों में को जीतकर दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का विस्तार करने का निश्चय किया। 1226 ईस्वी में उसने राजपूतों के शक्तिशाली दुर्ग रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। 1230 ईस्वी तक उसकी सेनाओं ने जालौर, अजमेर, बयाना, तहनगढ़ और सांबर को भी जीत लिया। इनमें से कुछ राज्यों को दिल्ली की अधीनता स्वीकार करने तथा वार्षिक कर चुकाने की शर्त पर उनके शासकों को वापस लौटा दिया। क्या किया कि उन लोगों ने, वहाँ के जो शासक थे, उन लोगों ने यह व्यवस्था की कि मुझे शासक बने रहने दीजिए, मैं इसके बदले में आपको
कर दूंगा। इन विजयों से उत्साहित होकर 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। ग्वालियर के राजा मंगलदेव ने 1 वर्ष तक सामना किया, परंतु अंत में थक कर ग्वालियर दुर्ग ने भागकर दूसरे दुर्ग में शरण ली। उसके भागते ही मुस्लिम सेना का ग्वालियर पर अधिकार हो गया। रसूद्दीन को ग्वालियर दुर्ग का प्रधान अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके बाद कालिंजर पर आक्रमण किया गया। सुल्तान की सेना के आते ही राजा कालिंजर ने भाग गया और दिल्ली की सेना पर दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया, परंतु उसका नियंत्रण अस्थायी रहा। कालिंजर के चंदेलों ने शीघ्र ही तुर्क अधिकारियों को खदेड़कर दुर्ग पर पुनः कब्जा कर लिया। 1233-34 ईस्वी की अवधि में इल्तुतमिश ने नागदा के गुहिलोतों और गुजरात के सोलंकियों के विरुद्ध भी सैनिक अभियान किए, परंतु उसे उसमें सफलता नहीं मिली। मुस्लिम इतिहासकारों ने इन अभियानों का विस्तृत विवरण नहीं दिया है, परंतु राजपूत साधनों से पता चलता है कि सुल्तान को परास्त होकर लौटना पड़ा। 1234-35 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मालवा पर अभियान किया और भीलसा का नगर और दुर्ग जीत लिया। भीलसा में सुल्तान ने 300 वर्ष प्राचीन एक भव्य मंदिर को भूमिसात कर दिया, तोड़ दिया। इसके बाद उसने उज्जैन पर आक्रमण किया और बिना किसी विशेष प्रतिरोध पर इस नगर पर अधिकार कर लिया। सुल्तान ने उज्जैन में स्थित महाकाल के विख्यात मंदिर को नष्ट कर दिया। उज्जैन की लूटमार से सुल्तान को पर्याप्त धन मिला। कटहर, दुआब, अवध और बिहार में भी हिंदुओं के अनेक छोटे बड़े ठिकाने थे। उसके शासकीय समय पर मुस्लिम अधिकारियों ने तंग करते थे, अतः उनके विरोध भी कई बार सैनिक अभियान किए गए और उन्हें दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया गया। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान बनियाना पर हुआ, परंतु मार्ग में उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह वापस आ गया। खलीफा द्वारा सम्मान प्राप्त करना। यद्यपि इल्तुतमिश ने अपनी सैनिक शक्ति के बल पर सिंहासन के अनेक दावेदारों को परास्त करके दिल्ली के सिंहासन पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया था, फिर भी इस्लामी कानून के हिसाब से उसका राजनीतिक अधिकार निर्बल था, क्योंकि वह दास रह चुका था। अतः उसने बगदाद के खलीफा जिसे मुस्लिम जगत का सर्वोच्च धर्माधिकारी और शासनाधिकारी माना जाता था, अपने राज्य की वैधानिक मान्यता प्रदान करने का निवेदन किया। बगदाद के तत्कालीन खलीफा अल इमाम मुख्तिर बिल्ला ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान स्वीकार कर लिया। वैधानिक पक्ष मजबूत हो गया। मुसलमानों के लिए उनकी आज्ञाओं की अवज्ञा धर्म की अवहेलना के समान हो गई। अब लोगों का मुंह बंद हो गया। उसे दास मानकर उसके राजाधिकार की आलोचना किया करते थे। खलीफा द्वारा प्रदत्त सम्मान से मुस्लिम संसार में भी इल्तुतमिश का मान सम्मान बढ़ गया। अब आगे और सी बातों पर हम चर्चा करेंगे कि इल्तुतमिश की मृत्यु कैसे हुई, इल्तुतमिश की सफलता का कारण क्या थे, और सब बातों पर हम अगले उसके चरित्र का मूल्यांकन करेंगे। अगले दिन हम इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।